नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में समझ लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। राजस्थान में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में किस तरह से लगे हैं आरोप प्रत्यारोप, इसकी चर्चा हम करेंगे। साथ ही राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर क्या सियासत की जा रही है, इस पर भी बात होगी। विधानसभा चुनावों के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों छेड़ी है अमेठी लोकसभा सीट की चर्चा, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। क्या छत्तीसगढ़ में फिर से सीएम पद के लिए कांग्रेस में राज शुरू होने वाली है, इसकी भी बात होगी। ओपी राजभर की प्रेशर पॉलिटिक्स और इंडिया गठबंधन से इसका क्या कनेक्शन है, इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। और अब इन तमाम खबरों को समझ लेते हैं विस्तार के साथ। राजस्थान में चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है। बुधवार को एक बार फिर से राज्य में बड़े नेताओं का जमावड़ा रहा है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला है। वहीं कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ताबड़तोड़ सभाएं की हैं। आइए इन तमाम नेताओं ने कैसे आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए हैं, ये बयान सुना देते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबके बयान सुनिए एक बार आप। कांग्रेस के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं, वहां उनको एक ही जवाब मिल रहा है, एक ही जवाब मिल रहा है। लोग कहते हैं, बच्चे बच्चे बोलते हैं, बूढ़े बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, वृद्ध माताएं बोल रही हैं, महिलाएं कह रही हैं, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। 25 में से 25 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। भारत का तिरंगा चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। G20 कर भारत की कूटनीति का परचम आसमान में लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नया पार्लियामेंट का भवन बनाया, कर्तव्य पथ बनाया और 11वें नंबर के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाकर देश को समृद्ध करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कि इन्होंने आपके दुख सुख में हमेशा आपका साथ नहीं छोड़ा है, आपके संकट में आपके साथ खड़े रहे। साधारण परिवार के हैं, दिल के सच्चे हैं, दिन रात आपके लिए करते हैं। इन्हें जैसे ही आप मौका देंगे तो ये काम आपको और भी दुगना काम करके दिखाएंगे। इंद्राज गुर्जर जी भी पास वाली विधानसभा के हैं, वो भी नौजवान हैं, वो भी दिन रात एक करके काम करेंगे। आपको निर्णय लेना है। आप अदानी की सरकार चाहते हो, बीजेपी की सरकार चाहते हो, या आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, राजस्थान के युवाओं की सरकार चाहते हो? अगर आपने बीजेपी चुनी तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ना आपकी कनाल बनेगी, ना आपको स्वास्थ्य का पैसा मिलेगा, ना 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, ना महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जाएगा। अंग्रेजी स्कूल जो हमने खोले हैं सारे के सारे बंद हो जाएंगे। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर यानी गुरुवार को चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। बीजेपी जहां प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस के नेता केंद्र की मोदी सरकार पर अरबपति उद्योगपतियों की मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस माहौल में आम लोगों का विश्वास कौन जीत पाता है, इसका पता चलेगा 3 दिसंबर को, जब नतीजे आएंगे।
वहीं राहुल गांधी के पनौती वाले बयान का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि सियासत अब इस पर बहुत ज्यादा गर्मा चुकी है। बीजेपी इसे लेकर लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। मंगलवार को जालौर में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बीजेपी ने उनके नेता के पीछे पड़ गए हैं वो, और माफी मांगने की मांग की जा रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस उतर आई है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि मोदी कई बार राहुल गांधी को पप्पू कह चुके हैं, मूर्खों का सरदार कह चुके हैं, जालसाज कह चुके हैं। अब इतना बुरा उन्हें क्यों लग रहा है? चलिए सबसे पहले हम आपको 2 बयान सुना देते हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा है और किस तरीके से उसका जवाब दिया गया है। फिर किसी वकील ने शायद एफआईआर के लिए दिल्ली पुलिस के यहाँ अर्जी डाली। आप कुछ कहेंगे उस बारे में? राहुल जी बिना सोचे समझे बोला करते, इसीलिए उनको एक आध बार कोर्ट से फटकार भी पड़ी, माफी मांगना पड़ा, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं। मैं आक्रोश समझ ही नहीं पा रही हूँ। ये कौन लोग हैं जो आपत्ति और आक्रोश कर रहे हैं, और इनका आक्रोश कौन से अवकाश पे चला जाता है जब देश का प्रधानमंत्री विपक्ष के सबसे प्रबल और प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार कहता है? तब इनका आक्रोश कहां चला जाता है, तब इनकी आपत्ति कहां चली जाती है? हम थोड़ी पनौती कह रहे हैं, देश पनौती कह रहा है। वो तो जनता ने पनौती कहा तो उन्होंने उसको दोहराया। तो कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा था। तब कांग्रेस के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी। चुनावी माहौल में जब नेता व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं तो ये सियासी मुद्दा बन जाता है, और पार्टियां इसका राजनीतिक फायदा लेने से चूकती नहीं हैं। देखना अब ये होगा कि राहुल गांधी के ताजा बयान पर कांग्रेस और चुनावों पर क्या असर पड़ता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच राजनीतिक दलों की निगाहें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों पर टिकी हुई हैं। खासतौर से यूपी को अमेठी लोकसभा क्षेत्र लगातार सुर्खियों में बना हुआ है ये, और इसकी वजह है तेलंगाना में कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के बीच की तल्खी। अगले साल अमेठी में नजर आ सकता है इस तल्खी का असर, क्योंकि ओवैसी ने इशारों में ही कह दिया है कि वो अमेठी में अपना उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा है कि 2019 में अमेठी में उनका उम्मीदवार नहीं था, फिर भी राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट को बचा ही नहीं पाए। आप सुनिए ओवैसी ने कहा क्या है अमेठी को लेकर। दूल्हे भाई नए गए तो हार गए, समझे ना आप? हम नए गए तो अमेठी हार गए, अब गए तो कितना रोएंगे? सोच लो आप। नए गए तो स्मृति ईरानी उनको हरा दी, अपने बाबा दादा की सीट। बार बार ये कांग्रेसी बोलते दारुसलाम गोशा महल में ले लड़ रहे। अरे भाई, तुम्हारे परदादा की सीट, तुम्हारी दादी की सीट, तुम्हारे वालिद की सीट, तुम उसको नहीं बचा पाए, और हम नहीं गए तो अमेठी हार गए। वायनाड इसलिए जीते क्योंकि मुस्लिम लीग वहां पर 35% मुस्लिम वोट डलाई राहुल गांधी को। तो कांग्रेस AIMIM पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की मदद करने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करती है। वहीं ओवैसी का कहना यह है कि कांग्रेस को मुस्लिम वोटों की चिंता है, इसीलिए उनकी पार्टी पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान के बाद डिप्टी CM TS सिंहदेव का एक बयान सुर्खियों में। सिंहदेव ने कहा है कि उनका आखिरी चुनाव है क्योंकि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कहा उसने बीजेपी और कांग्रेस पर तंज कसने का मौका दे दिया। सिंहदेव ने कहा कि समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। इस पर निशाना साधते हुए पूर्व CM रमन सिंह ने कह दिया है कि सिंहदेव की CM बनने की जो इच्छा है वो जायज है, लेकिन गलत समय पर जागृत हुई है। इस बार चुनाव में बीजेपी की जीत होगी और मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा। सुनिए रमन सिंह ने कहा क्या। कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसकी मन की पीड़ा 5 साल से वो इंतजार कर रहा है। 2.5 साल की वादा करके उसको पूरा 5 साल घुमा के रख दिया गया, और अब उसको क्या सिर्फ विधायक बनाने के लिए सोच रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि उनकी भी इच्छा गलत समय जागृत हुई है। 5 साल पहले यदि इस इच्छा शक्ति को दिखाए होते तो कुछ मिल गया होता। अब जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो अब ये महत्वाकांक्षा जागने से भी कोई फायदा उनको नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में बीते 5 साल में मुख्यमंत्री पद को लेकर भूपेश बघेल और TS सिंहदेव के बीच लगातार तकरार होती ही रही है। इस दौरान कई बार 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन सिंहदेव CM की कुर्सी तक पहुंच नहीं पाए। अब जबकि चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और तमाम सर्वे के कांग्रेस की जीत के दावे लगाए जा रहे हैं, अनुमान यही जताया जा रहा है, तो TS सिंहदेव ने एक बार फिर से चर्चाएं छेड़कर सियासत को गरमा दिया है।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। एक बार फिर से दावा उन्होंने ये किया है कि इंडिया गठबंधन में कई नेता बहुत ही जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं। राजभर ने अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीडीए यात्रा वास्तव में मुसलमानों और पिछड़ों का हक लूटने की यात्रा है। ओपी राजभर ने हलाल पर सरकारी प्रतिबंधों को सही ठहराते हुए कहा कि अखिलेश यादव केवल मुसलमानों के वोटों को ध्यान में रखकर इसके विरोध में बयान दे रहे हैं। अब जरा सुनिए कि ओपी राजभर ने और क्या कहा है। जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे, क्योंकि अब वहाँ भविष्य नहीं रह गया है। इंडिया गठबंधन में अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी खुद कांग्रेस से गठबंधन में हैं और कह रहे हैं मंच से कि चालू पार्टी है कांग्रेस, चालू कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, अखिलेश जी के बयान है। तो इस आधार पे अब तो कांग्रेस अलग हो गई। राजभर अपने बयानों में भले ही इंडिया गठबंधन पर हमला कर रहे हों, लेकिन वास्तव में उनकी ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा ही माना जा रहा है। राजभर लंबे समय से योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में शामिल होने की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन उनकी उम्मीद अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इसीलिए वो बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के संपर्क में हैं। और अब चलते हैं कुछ और अन्य खबरों की तरफ। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर वोटिंग से 3 दिन पहले पीएम ने जनता के नाम एक पत्र लिखा है। पीएम ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार की सत्ता थी, लेकिन विकास के नाम पर लाचार कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बेकाबू अपराध, निरंकुश प्रशासन और हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार देखने को मिला है। कांग्रेस ने राजस्थान को अपराधों में नंबर 1 राज्य बताया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने हमेशा से ही राज्य के विकास, समृद्धि के बारे में सोचा है। अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण कांग्रेस सरकार आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करने से बचती रही है। दूसरी ओर पिछले 9 वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, घर घर में शौचालय, इन तमाम चीजों का निर्माण करवाया है। राजस्थान का कोई भी गरीब भूखा न रहे, उसके लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था कराई गई है। आवास योजना के तहत सबके सिर पर पक्की छत का सपना भी साकार किया जा रहा है। किसान भाइयों को किसानों के छोटे बड़े खर्चों में सहायता करने के लिए सम्मान राशि उनके खातों तक पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में राज्य के लोगों से बीजेपी को वोट करके डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म हो गई और इस बार चुनाव आयोग ने कई बदलाव किए हैं। उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 28 से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है। रिजल्ट आने के बाद 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होगा। कुछ उम्मीदवारों ने चुनाव खर्च के हिसाब दे दिए हैं। कमलनाथ ने 14 नवंबर तक करीब 16 लाख रुपए खर्च किए हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस तारीख तक 11 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। खर्च के मामलों में 2 केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल टॉप पर हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से तो शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही सबसे ज्यादा खर्च वाहनों से किराए और विज्ञापन पर किए गए हैं। इस बार केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी ने निवास विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने अभी तक चुनाव प्रचार में 18,30,587 रुपए खर्च किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने खर्च के मामले में वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। नरसिंहपुर विधानसभा सीट से वो उम्मीदवार हैं और उन्होंने 13 नवंबर तक 17,57,852 रुपए खर्च किए हैं। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।